हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन जजमेंट व्हेन इट इज़ डीम्ड टू बी कंक्लूसिव, डिस्कस। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपी सीजे 1991, 2018, बीजेएस 2017, एचजेएस 2006, 2013 और पीजीएस 2019 का क्वेश्चन है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द कोड enact a rule of res judicata in case of foreign judgment. These provisions embody the principle of private international law that a judgment delivered by a foreign court of competent jurisdiction can be enforced by an Indian court and will operate as res judicata between the parties except in the cases mentioned in section 13. तो इसमें आ गया सेक्शन 13 और 14 जो है हमारे पास। पहले हम जो भी सेक्शन नंबर मैंशनड होगा उसको बॉक्स में पुट कर देंगे। तो सेक्शन 13 और 14 जो है हमारे पास वो इनेक्ट करता है रूल ऑफ रेस जुडिकेटा का फॉरेन जजमेंट्स के केस में। ये प्रोविजंस जो हैं ये एम्बॉडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जो जजमेंट डिलीवर की गई है फॉरेन कोर्ट के द्वारा, जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का है, वो इन्फोर्स किया जा सकता है इंडियन कोर्ट के द्वारा और वो ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकेटा बिटवीन पार्टीज एक्सेप्ट जो कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 13 में। ऑब्जेक्ट क्या है? The object behind this provision is to give respect to the judgment of competent foreign court and legal obligation arises to satisfy the claim. जो ऑब्जेक्ट है इस प्रोविज़न के पीछे वो रिस्पेक्ट देना है जो जजमेंट है कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट की, और एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है कि वो क्लेम जो है वो सेटिस्फाई किया जाए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बाइंडिंग नेचर ऑफ फॉरेन जजमेंट। Section 13 provide that a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom any of them claim litigating under the same title. बाइंडिंग नेचर ऑफ फॉरेन जजमेंट में आ गया हमारे पास सेक्शन 13। अगेन इसको हाईलाइट कर देंगे। सेक्शन 13 प्रोवाइड करता है कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगी किसी भी मैटर्स के लिए अगर वो मैटर जो है वो डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है सेम पार्टीज़ के बीच में, या पार्टीज़ जो उसके अंडर क्लेम कर रही थी अंडर द सेम टाइटल, जो लिटिगेट कर रही थी सेम टाइटल के अंदर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। केस लॉ है हमारे पास डी विश्वनाथन वर्सेस रुकुन उल मुल्क सैयद अब्दुल 1963। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है हमारे पास, इसको स्टार मार्क कीजिए। और अगर हाँ, एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी केस लॉ में कोई नाम बहुत बड़ा है, जैसे इसमें रुकुन उल मुल्क सैयद अब्दुल है, तो आप बीच वाला जो पार्ट है कुछ पार्ट वो कट कर सकते हैं और सिर्फ रुकुन अब्दुल लिख सकते हैं। ये हमारे पास 1963 का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है The Supreme Court held that while considering whether a judgment of a foreign court is conclusive, the courts in India will not require whether conclusions recorded by foreign court are correct or findings otherwise tenable. Therefore, the court cannot go into the merits of the case. तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है जब कंसिडर की जाती है जजमेंट जो है फॉरेन कोर्ट की वो कंक्लूसिव होगी, और जो कोर्ट्स हैं इंडिया में वो रिक्वायर नहीं करेंगे कि वेदर जो कंक्लूजन रिकॉर्ड किए गए हैं फॉरेन कोर्ट के द्वारा वो करेक्ट हैं या फिर जो फाइंडिंग्स दी गई हैं उनके द्वारा वो टीनेबल हैं। दैट इज़ जो है कोर्ट जो है वो मेरिट्स में नहीं जा सकता है क्लेम की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉरेन जजमेंट्स नॉट बाइंडिंग इफ। फॉलोइंग केसेस में जो है फॉरेन जजमेंट्स बाइंडिंग नहीं होती हैं। हमारे पास इसमें 6 कंडीशंस हैं जहाँ पे फॉरेन जो जजमेंट्स हैं बाइंडिंग नहीं है। पहला आ गया हमारे पास नॉट पास बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो है पास नहीं की है जजमेंट, जब जजमेंट जो है मेरिट पे नहीं है, अगर जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल या इंडियन लॉ है, अगर अपोज्ड है टू नेचुरल जस्टिस, अगर ऑब्टेन की गई है फ्रॉड के द्वारा, और फाउंड की गई है ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ पे कि किसी इंडियन लॉ का जो है ब्रीच हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेप वो है कि जो जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना। फर्स्ट आ गई हमारे पास फॉरेन जजमेंट नॉट पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अ जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट मस्ट बी पास्ड बाय अ कोर्ट कॉम्पिटेंट बोथ बाय द लॉ ऑफ द स्टेट विच हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट and in international sense. Unless a court has jurisdiction, a judgment delivered by that court would not be recognized or enforced in India. तो इसमें आ गया हमारे पास कोई जो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट की वो पास की जानी चाहिए जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है,
इसमें दो कॉम्पिटेंसी आ गई हमारे पास। पहला ये कि कॉम्पिटेंट है स्टेट के लॉ के अनुसार जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और दूसरा है इंटरनेशनल सेंस में जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जब तक एक कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, जो भी वो जजमेंट डिलीवर करेगा वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी या इन्फोर्स नहीं की जाएगी इंडिया में। सेकेंड आ गया हमारे पास फॉरेन जजमेंट नॉट ऑन मैरिट्स, कि फॉरेन जजमेंट मैरिट्स पे ना हो। तो इसमें आ गया हमारे पास इन ऑर्डर टू ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा अ फॉरेन जजमेंट मस्ट हैव बीन गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, दैट इज आफ्टर टेकिंग एविडेंस एंड आफ्टर अप्लाइंग हिज माइंड रिगार्डिंग द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ प्लेंटिफ्स केस, दस सूट डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस इज नॉट ऑन मेरिट्स। इसमें आ गया अगर फॉरेन जजमेंट को रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट होना है तो ये मेरिट्स पे दी जानी चाहिए, दैट इज एविडेंस लेने के बाद और अपना माइंड अप्लाई करने के बाद रिगार्डिंग जो ट्रूथ या फॉल्सिटी है प्लेंटिफ के केस की। 10 इसमें आ गया हमारे पास जो सूट डिसमिस की गई है डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस के लिए वो मेरिट्स पे नहीं होगी। थर्ड आ गया हमारे पास फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल और इंडियन लॉ, a judgment based on incorrect view of international law or refusal to recognize the law of India where such law is applicable is not conclusive, but the mistake must be apparent on the face of proceedings. इसमें आ गया हमारे पास एक जजमेंट जो बेस्ड है इनकरेक्ट व्यू पे इंटरनेशनल लॉ का, या रिफ्यूज़ करती है रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई भी लॉ जो इंडिया में है जहाँ पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, वो कंक्लूसिव नहीं होगी, बट जो मिस्टेक है वो जो अपेरेंट होनी चाहिए ऑन द फेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब वो साफ साफ दिखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास फॉरेन जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस। इसमें आ गया इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कोर्ट रेंडरिंग द जजमेंट मस्ट ऑब्जर्व मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज इट मस्ट बी composed of impartial persons, act fairly without bias and good faith, and it must give notice to the parties to the dispute and afford each party opportunity of hearing. इसमें आ गया हमारे पास कि ये ज़रूरी है कि जो कोर्ट जजमेंट दे रहा है वो ऑब्जर्व करे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है नेचुरल जस्टिस की, जो क्या हैं कि ये जो है ये कंपोज होना चाहिए इम्पार्शियल पर्सनस के द्वारा, मतलब जो बेंच है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, फेयरली एक्ट किया जाना चाहिए बिना किसी बायसनेस के, गुड फेथ में, और इसको जो है नोटिस देना चाहिए दोनों पार्टीज़ को जो डिस्प्यूट में है, और अफोर्ड करी जानी चाहिए जो है पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की, पार्टीज़ को जो है सुना जाना चाहिए या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के पास। फिफ्थ आ गया हमारे पास फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड। It is well established principle of private international law that if a foreign judgment is obtained by fraud, it will not operate as res judicata because fraud and justice never dwell together. फिफ्थ में आ गया हमारे पास ये वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कि अगर एक फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन की गई है फ्रॉड के द्वारा वो ऑपरेट नहीं करेगी एज रेस जुडिकेटा, क्योंकि फ्रॉड और जस्टिस जो है वो एक साथ कभी नहीं ड्वेल करते हैं। सिक्स्थ में आ गया हमारे पास फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। तो इसमें आ गया हमारे पास द रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी अडॉप्टेड ब्लाइंडली एंड मैकेनिकली एंड ईच एंड एवरी केस मस्ट बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉ एंड फॉरेन लॉ मस्ट नॉट ऑफेंड आवर पब्लिक पॉलिसी। इसमें बोला गया है कि जो रूल्स हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के वो अडॉप्ट नहीं किए जा सकते हैं ब्लाइंडली या मैकेनिकली, और हर एक केस जो है वो डिसाइड किया जाना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉ, मतलब इंडियन लॉ को ध्यान में रखते हुए जो है केसेस डिसाइड किए जाने चाहिए, एंड फॉरेन लॉ को जो है ऑफेंड नहीं करना है हमारी पब्लिक पॉलिसी को। कंक्लूजन में हम लिखेंगे सेक्शन 14 ऑफ द कोड डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless contrary is proved. कंक्लूजन में जो है हम सेक्शन 14 को जो है मेंशन करेंगे। सेक्शन 14 जो है वो डिक्लेयर करता है कि जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम करेगी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा गया है उसके सामने कि ये सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट की, कि ये जो जजमेंट है ये प्रोनाउंस करी गई है जो कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का उसके द्वारा, अनलेस जो है कॉन्ट्ररी जब तक जो है प्रूव नहीं जब तक जो है कॉन्ट्ररी जो है वो तब तक नहीं प्रूव किया जा सकता।
तो इसमें कंक्लूजन में जो है हम सेक्शन 14 मेंशन करेंगे, जो कि हमारे पास जो है एक प्रिजम्पशन बताता है। तो इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने जो है 10 मार्कर या फिर 15 मार्कर के हिसाब से किया है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये 5 मार्क्स में आए, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है, इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जो कंडीशंस हमारे पास 6 कंडीशंस दी गई हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर जो है कंडीशन पे प्रॉब्लम बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको कंडीशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद जो फैक्ट्स हैं होंगे हमारे पास प्रॉब्लम के, उनके साथ रिलेट करके आपको जो है लीगल रीजनिंग देनी है। उसके अलावा सेक्शन 14 से एज सच कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट यस यहाँ पे प्रिजम्पशन है, तो अगेन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है इसमें ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।